हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 31, जिसका नाम है विभिन्न स्तरों पर जल संरक्षण। इस चैप्टर में हमें जल संरक्षण करने के लिए अलग-अलग उपाय समझने हैं और कुछ सक्सेसफुल उदाहरण के बारे में बातें करनी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जल संरक्षण करना जरूरी क्यों है, जल को बचाना जरूरी क्यों है। देखिए, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति उपभोग भी बढ़ता ही जा रहा है और सामने औद्योगिकरण की वजह से, नगरीकरण की वजह से, मानवों की लापरवाही की वजह से जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मतलब कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। तो इस जल संकट से बचने के लिए हमें जल संरक्षण, जल को बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं कुछ उपाय को समझने वाले हैं। तो देखते हैं जल संरक्षण के अलग अलग तरीके, अलग अलग उपाय। भारत में वर्षा के केवल 40 दिन होते हैं और फिर लंबी अवधि के लिए शुष्क मौसम होता है। बात की जाए अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत में बारिश जो होती है वो लगभग 40 दिनों के लिए होती है और बाकी बचा हुआ पूरा साल एक तरीके से सूखा ही जाता है। यानी कि बारिश के माध्यम से भारत में पानी का जो समय है वो कम है। वहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसका आर्थिक विकास कृषि से जुड़ा हुआ है। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत का जो आर्थिक विकास है वो मुख्य रूप से खेती पर डिपेंडेंट है। और खेती किस चीज पर डिपेंडेंट है? बारिश के दौरान होने वाले पानी से। और हमने देखा कि बारिश भारत में इतनी ही होती है और यह भी अनिश्चित है। इसका समय भी अनिश्चित है और इसकी मात्रा भी अनिश्चित है। इसीलिए हमें पानी का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो खेती के लिए मुख्य रूप से सीमित कारण क्या है? पानी। अभी हमने देखा कि खेती मुख्य रूप से किस पे डिपेंडेंट रहती है? पानी पर डिपेंडेंट रहती है। तो इसीलिए भारत का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हमें करना है तो हमें जल संरक्षण यानी कि जल को बचाना होगा ही होगा, ये अनिवार्य है। देखते हैं कुछ संरक्षण तकनीकें। भारत में जल का प्राथमिक स्रोत है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत में पानी का जो बेसिक स्रोत है, जो आधारभूत स्रोत है वो है मानसून। और मानसून चूंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है तो इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और जब लौटता है तो ये उत्तर पूर्वी दिशा से लौटता है तो इसीलिए हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है और लौटते मानसून से मुख्य रूप से तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है वहां पर बारिश होती है। तो भारत में जो पानी मुख्य रूप से जहां से आता है वो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान होने वाली बारिश है। चूंकि बारिश की अवधि और मात्रा हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती है। तो बारिश तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान, लेकिन भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग समय होती है और उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पर ही अपेक्षाकृत बहुत कम बारिश होती है। वहीं जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है वहां पर तो बहुत कम बारिश होती है। और भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, मेघालय का जो चेरापूंजी मौसिनराम वाला हिस्सा है, वहां पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहने का मतलब यह है कि भारत में मानसून के दौरान बारिश तो होती है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग भागों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो सतही प्रवाह के संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए हमें जो सतह पर जो पानी बह रहा है, साथ ही जो भूमिगत जल है उसको बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस विविधता के कारण। तो सतही जल के संरक्षण की कुछ तकनीकें देख लेते हैं। पहला है भंडारण द्वारा सतह के पानी का संरक्षण करना, कि हम सतह के पानी को भंडारण कर ले। सतह का पानी मतलब जो नदियों, झीलों, तालाबों, झरनों में बहता है वो सतही पानी सतह के ऊपर बहता है। तो इसका भंडारण करके इसे हमें संरक्षित करना चाहिए। दूसरा है वर्षा जल का संरक्षण कर लो। वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लो मुख्य रूप से छतों के माध्यम से, तो ये भी एक जल संरक्षण का तरीका है। भूमिगत संरक्षण करो, भूमिगत जो जल है उसका संरक्षण करो। जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण करो। जल का जो अंतर बेसिन है उसका स्थानांतरण, मतलब एक नदी से दूसरी नदी में पानी का स्थानांतरण अंतर बेसिन स्थानांतरण कहलाता है। इसके माध्यम से भी आप जल संरक्षण कर सकते हो। ड्रिप छिड़काव सिंचाई करो। भाई, सिंचाई मतलब कि कृत्रिम रूप से अपने खेतों में फसलों को पानी देना। एक जो पारंपरिक तरीका है वो है अपने खेतों में भर भर के पानी दे दो। उससे क्या होता है, एक तो ये पानी जड़ों तक पहुंचता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा दे दिया, एक ये आगे बह जाता है
वाष्पोत्सर्जन से उड़ जाता है और मिट्टी का कटाव भी करता है। तो अच्छी प्रणाली क्या है कि आप ड्रिप सिंचाई करो, यानी कि टपक प्रणाली करो या फिर फव्वारों के माध्यम से पानी दो, जिससे कि पानी एकदम सही मात्रा में जा सके, जड़ों तक पहुंच सके और वाष्पोत्सर्जन से ये खराब भी ना हो। फसल उगाने के तरीकों का प्रबंधन करो। ऐसी फसलें लगाने पर ध्यान दो शुष्क क्षेत्रों में जो कि कम पानी में भी उग जाए। उद्वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन कम करो, पानी का पुनर्चक्रण करो। इसके माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। एक एक करके इन सभी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले है भंडारण द्वारा सतह के पानी का संरक्षण करना। भंडारण मतलब इकट्ठा करना। तो आप पानी को इकट्ठा करोगे तो पानी का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रहण करना जल संरक्षण का सबसे पुराना उपाय है। तो अलग अलग जलाशयों का निर्माण करना, जैसे कि गांवों में तालाब खोदे जाते हैं और तालाबों में फिर पानी इकट्ठा किया जाता है, जो कि जल संरक्षण करने का एक पुराना तरीका है। दूसरा है वर्षा जल का संरक्षण करो। बारिश के पानी को इकट्ठा करो, वो भी एक इंपॉर्टेंट जल संरक्षण का तरीका है। यदि एक बड़े क्षेत्र में विरल वर्षा संग्रहित की जाए तो उससे काफी मात्रा में जल प्राप्त हो सकता है। भूमिगत पानी का संरक्षण करो। अब भूमिगत जल की प्रमुख रूप से पहले विशेषताएं देख लेते हैं। सतह जल की तुलना में जो भूमिगत जल है वो बहुत ज्यादा है। सतह और भूमिगत जल दोनों की अगर हम तुलना करें तो भूमिगत जल अच्छी खासी मात्रा में है। भूमिगत जल कम खर्चीला है तथा लगभग प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। ये जो भूमिगत जल है वो लगभग हर स्थान पर उपलब्ध है और कम खर्चीला है। क्योंकि चूंकि ये खुला नहीं है तो ये प्रदूषित नहीं होता है, तो इसको उपयोग में लेने के लिए हमें कम खर्चा करना पड़ता है, मतलब ये कम खर्चीला है। भूमिगत जल का प्रयोग करने से पहले थोड़े से उपचार की आवश्यकता होती है। भूमिगत जल चूंकि खुला नहीं होता है तो साफ ही होता है, तो इसको उपयोग करने से पहले आपको इसको ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं होती। वही सतही जल चूंकि खुला है तो ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, जल्दी प्रदूषित हो जाता है, तो इसको उपयोग में लेने से पहले हमें इसे साफ करना पड़ता है। भूमिगत जल शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों के लिए जीवन की कुंजी होता है। तो चाहे सूखे क्षेत्र हो चाहे अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में भूमिगत जल जो है वो जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, जो कि हमने अभी देखा कि ये लगभग हर जगह पर उपलब्ध होता है। भूमिगत जल प्रबंधन और जल संरक्षण की कुछ तकनीकें देख लेते हैं। पहला है कृत्रिम पुनर्भरण मतलब आर्टिफिशियल रिचार्ज, और दूसरा है टपकन टैंक विधि यानी कि परकोलेशन टैंक मेथड। एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला है कृत्रिम पुनर्भरण आर्टिफिशियल रिचार्ज। आप कृत्रिम तरीके से भूमिगत जल को ऊपर ले आओ। सबसे पहले अपने छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करो, उसको पाइप लगाकर जो अंडरग्राउंड पानी है उसको रिचार्ज करो, आर्टिफिशियल रिचार्ज करो, कृत्रिम पुनर्भरण करो। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ रही है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की कमी देखने को मिलती है वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। अनिश्चित वर्षा के कारण जल तालिका में जल्दी गिरावट आ जाती है। अभी हमने देखा कि भारत में जो वर्षा है वो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान होती है, और ये अनिश्चित है, इसका समय भी अनिश्चित है, इसकी मात्रा भी अनिश्चित है। तो इस अनिश्चितता के कारण जल तालिका में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, जल तालिका बहुत नीचे चली जाती है क्योंकि उसका रिचार्ज नहीं हो पाता है। कृत्रिम उपायों से भूमिगत जल को भरना ही एकमात्र विकल्प है। तो इसीलिए हमें कृत्रिम तरीकों से, आर्टिफिशियल मेथड से इस भूमिगत जल को पुनर्भरण करना चाहिए, इसका रिचार्ज करना चाहिए। दूसरा है टपकन टैंक विधि। टपकन टैंक कृत्रिम पुनर्भरण के लिए जल कोर्स यानी कि एक्रोस वाटर कोर्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए वाटर कोर्स बनाए जाते हैं, जल कोर्स बनाए जाते हैं, जिसे टपक टपक कर नीचे भूमिगत जल में पानी चला जाता है और भूमिगत जल का जो तालिका है उसका जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है। देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण, जो कि पानी का संरक्षण करने का एक बहुत शानदार उपाय है। जल ग्रहण सुरक्षा योजना को सामान्यतः जल संरक्षण की योजना या फिर प्रबंधन कहा जाता है। जलागम या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वाटरशेड, ये जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो बोला जाए जलागम या वाटरशेड क्या है, तो वाटरशेड जल संरक्षण करने और जल की क्वालिटी की रक्षा करने के लिए शानदार उपाय है। अलग अलग जगहों पर सरकारें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ऐसा वाटरशेड संरक्षण प्रोग्राम ला रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों के ऊपर चेक बांध या चेक बंड या चेक डैम का निर्माण अस्थायी रूप से जल के प्रवाह की मदद करता है, ताकि जल को भूमि में रिसने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ढलान वाला क्षेत्र है, वहां पर छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं। क्यों भाई? चूंकि ढलान क्षेत्र है तो पानी बहुत तेज गति से बहता है। अब पानी तेज गति से बहता है तो एक तो मिट्टी को काट के लेके जाता है, और दूसरा ये पानी भूमि के अंदर रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो ऐसे ढलान वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं। चेक डैम मतलब जो कि पानी की स्पीड को चेक कर सके, उसको रोक सके। पानी रुकेगा, उसको समय मिलेगा ज्यादा तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाएगा, तो एक तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है वो वापस रिचार्ज होगा। ये आर्टिफिशियल रिचार्ज का एक तरीका है।
देखते हैं जल का अंतर्बेसिन स्थानांतरण। अंतर्बेसिन स्थानांतरण मतलब कि एक नदी से दूसरे नदी बेसिन में पानी का स्थानांतरण करना। जिस नदी में ज्यादा पानी है वहां से आर्टिफिशियल तरीके से पानी लेके उन क्षेत्रों में पहुंचाना, उन नदियों में पहुंचाना जहां पर पानी की कमी आती है। तो पश्चिमी और पठारी क्षेत्रों में जल संसाधन उपजाऊ भूमि का अनुपात तुलनात्मक रूप से कम है। जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है वहां पर जल संसाधन और उपजाऊ भूमि इसका जो अनुपात है वो तुलनात्मक रूप से कम है। वहीं उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जल प्रवाह से पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। जो उत्तरी क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां मुख्य रूप से भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, चूंकि ये ग्लेशियर से आती है, बड़े बड़े हिमखंडों से आती है, साथ ही बारिश का पानी भी प्राप्त करती है, तो ये लगातार साल भर चलने वाली और ज्यादा मात्रा में पानी वाली नदियां हैं। तो इन नदियों से इस क्षेत्र की नदियों में पानी पहुंचाया जाना एक संरक्षण का अच्छा तरीका है। तो पानी को अत्यधिक मात्रा से कम जल क्षेत्रों में ले जाने के लिए स्थानांतरण किया जाता है। गंगा जल की अधिक मात्रा सोन नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की अलग अलग नदियों में पहुंचाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं पानी का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट है ड्रिप छिड़काव सिंचाई को अपनाना। ड्रिप मतलब कि धीरे धीरे पानी जाए, टपक टपक जाए या फव्वारे के माध्यम से जाए, एक साथ ऐसा नहीं कि हम पानी भर भर के डाल दें। सतही सिंचाई पद्धतियां कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि जल की एक बड़ी मात्रा वाष्पीकरण और रिसाव के कारण नष्ट हो जाती है। भाई हम परंपरागत तरीके से खेतों में सिंचाई कैसे करते हैं? सतही सिंचाई के माध्यम से एक साथ पानी को बहा देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? भाई पानी अगर खेतों में भरा रहेगा एक साथ डाल देने की वजह से, तो एक तो वाष्पीकरण की वजह से ऊपर चला जाएगा वातावरण में, अपने जमीन पर पानी का कमी हो जाएगी और ये पानी धीरे धीरे अंदर रिसाव हो जाता है। ये भी एक पानी का वेस्टेज है। तो इसीलिए हमें ड्रिप या छिड़काव सिंचाई को अपनाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से पंक्तिबद्ध फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई के लिए चूंकि ऐसे बहुत ही पतले पतले पाइप बिछाने पड़ते हैं और बीच बीच में ऐसे छिद्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, इसीलिए हमें ड्रिप सिंचाई या टपक प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रकार का जो सिंचाई प्रणाली है वो मुख्य रूप से पंक्तिबद्ध फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपको फसलों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए, तभी ये ड्रिप सिंचाई का फायदा बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार की छिड़काव पद्धति कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी है। तो छिड़काव मतलब कि आप फव्वारों के माध्यम से कम मात्रा में पानी दो। कम मात्रा मतलब कि जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में, ताकि अपना पानी का वेस्टेज कम हो सके। नेक्स्ट है फसल उगाने के तरीकों का प्रबंधन करें। ऐसी फसल उगाए जो कि कम पानी लेती हो, जैसे कि जो मोटा अनाज है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये कम पानी में भी उगने वाली फसलें हैं। तो सूखे क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी है वहां पर चावल, गन्ना, ऐसी फसलें जो कि ज्यादा पानी लेती हो उनको उगाने की बजाय बाजरा, मक्का, ज्वार मतलब कि कम पानी की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसल का चयन पानी की उपयोग दक्षता पर आधारित होना चाहिए। तो ऐसी फसलों का चयन करो सूखे क्षेत्र में जो कि पानी की मांग कम करते हो। फसल की किस्मों का चयन, पोषण प्रबंधन, प्रतिवर्षोचन का प्रयोग, ऐसे माध्यम से हम सूखे क्षेत्रों में यानी कि खेती में अलग अलग तरीकों से हम फसलों का, कम पानी वाली फसलों का लगा के हम जल संरक्षण कर सकते हैं। देखते हैं उद्वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन को कम करके हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। कागज, एस्फाल्ट, प्लास्टिक या धातु जैसी अछिद्रित सामग्री अभी वाष्पीकरण हानि को रोक सकती है। आपने खेतों में देखा होगा कि जो मेड़ होती है जहां पर फसलों को रोपा जाता है, उगाया जाता है, वहां पर प्लास्टिक की काली थैलियां लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है ये? उस पॉलीथीन के माध्यम से, काली पॉलीथीन के माध्यम से आपकी मिट्टी क्या रहेगी? ढकी रहेगी। तो मिट्टी में जब आप नमी दे रहे हो तो ये नमी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ ना जाए, इसलिए इस तरह से प्रावधान किए जाते हैं। ये काली पॉलीथीन के माध्यम से आप वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं, पानी के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन घाटे को कम किया जा सकता है कैसे? फसलों के ऊपर हवा की गति को कम करके। आप फसलों के ऊपर हवा की गति कम कर दो। हवा की गति कैसे कम करोगे? आप हवा की गति को रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हो। तो पेड़ क्या करेंगे? हवा की गति को रोक देंगे। हवा की गति रुकेगी तो आपका जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन मतलब उड़ेगा नहीं, आपका पानी का संरक्षण हो जाएगा। वायु रोधक यानी कि विंड ब्रेक लगाने से, वही खेत के चारों तरफ पेड़ लगा के। विभिन्न जल निकायों से उद्वासन को कम करना। ऐसी विधियां जिनसे जल निकायों से उद्वासन कम किया जा सकता है, जैसे कि वायु रोधकों को लगाना, उद्वासन के लिए उपलब्ध ऊर्जा को कम करना, कृत्रिम जल व्रतों का निर्माण करना, जलाशय नियंत्रक द्वारा सतह को कम उद्वासित करके उच्च ढालों पर जलाशय का निर्माण करके। इस प्रकार से हम खेती में
एक तो वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं और जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है पानी का पुनर्चक्रण करके। जैसे कि अपनी रसोई में जो पानी उपयोग में आ गया है उसको हम ऐसे ही नाली में नवा दें, उसको हम अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, बागवानी में अलग अलग जगहों पर उपयोग कर सकते हैं। बाहर सड़क धोने के लिए बहुत लोग सड़क धोते हैं, इन कामों में उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि हम जल का पुनर्चक्रण करें, पुनः उपयोग करें। वहीं औद्योगिक इकाइयों से जो रासायनिक पानी बाहर निकाल दिया जाता है, आसपास नदियों, तालाबों, झीलों में छोड़ दिया जाता है, जिनसे एक तो ये पानी वेस्ट हुआ और दूसरा नदियां, झीलें, तालाबें जो साफ पानी था वो भी वेस्ट हो गया है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? इस पानी का, रासायनिक पानी का वापस से साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो एक तो जल प्रदूषण नहीं होगा और दूसरा पानी बार-बार उपयोग में आ जाएगा। तो औद्योगिक या घरेलू स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित उपचार के बाद सिंचाई है, भूमिगत जल पुनर्भरण है, औद्योगिक या नगर निगम के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बार-बार आप पानी का उपयोग कर रहे हो पुनर्चक्रण के माध्यम से, तो पानी का संरक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। घरेलू उपयोग में पानी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि पाइप से रिसाव में कमी करके। हमारे घरों में बहुत सारे नल लगातार टपकते रहते हैं, तो उनको सही समय पर बहुत ही जल्दी सही करवा के उस पानी के वेस्टेज को हम रोक सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। प्रयोग ना करते समय नलकों को बंद करना, जैसे कि हम ब्रश करते वक्त क्या करते हैं, जब पानी उपयोग में नहीं ला रहे हैं तब भी हम उस नल को खुला छोड़ देते हैं, ऊपर से ब्रश कर रहे होते हैं, तो बहुत पानी वेस्टेज हो जाता है। तो ऐसा ना करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। ब्रश जब पानी का जरूरत हो तब ही हम उस नल को शुरू करें, नहीं तो नल को बंद रखें। बेहतर सिंचाई तकनीकें जैसे ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, उसके माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ड्रिप सिंचाई हमने देख लिया है। शौचालय में कम पानी वाले फ्लश का प्रयोग, तो हम शौचालय में प्रयोग के बाद फ्लश लगाते हैं, पानी को बहाते हैं उसमें ताकि वो गंदगी चली जाए। तो हम ऐसे टैंक लाएं जिसमें कम पानी हो, ताकि जब कम पानी की जरूरत हो तो फिर कम पानी ही जाए। ऐसा नहीं हो कि बड़ा टैंक हो, जितने की जरूरत नहीं हो पूरा पानी फ्लश हो जाए। इस प्रकार से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट शौचालय बनाए जो कि मानव अपशिष्टों को स्वच्छ और उपयोगी खाद में बदल सके। तो ऐसे शौचालय आज भी बनाए जा रहे हैं, हालांकि इतने बड़े स्तर पर नहीं बनाए जा रहे हैं, भविष्य में ऐसे आ जाएंगे अपने प्रयोग में, जो कि अपने शौच को खाद में बदल देते हैं ताकि पानी की जरूरत कम हो सके। सब्जियां, बर्तन आदि को बहते हुए नलों के नीचे धोने के बजाय कटोरों में भरे पानी से धोने चाहिए। तो हम बर्तन धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, फलों को साफ करते हैं पानी के माध्यम से, तो इसको नल के नीचे नहीं बल्कि एक कटोरे में पानी भरकर उसका उपयोग करें, और फिर जो पानी बच गया है उसको हम अपने गमलों में, अपने बागों में, अ, मतलब अलग-अलग चीज़ों में इसका उपयोग ला सकते हैं। घरों में पुनर्चक्रित पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। पौधों को स्नान किए हुए जल से सींचें। तो हमने बताया कि बागवानी में पौधों को सींचने के लिए हम घरों में जो एक बार में प्रयोग में आ गया पानी उसका उपयोग कर सकते हैं। कपड़े धोने की मशीन या डिश वॉशर का प्रयोग तभी करें जब वो पूरी तरह से भरी हुई हो। तो कपड़े धोने की मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन जो है, या आजकल डिश वॉशर मतलब बर्तन को धोने वाली मशीन भी आ गई है, बड़े मात्रा में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस मशीन का उपयोग तभी करना चाहिए जब ये मशीन, जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़ों से पूरी भर जाए, या फिर डिश वॉशर जो है यानी कि बर्तन धोने की मशीन है वो पूरी बर्तनों से भर जाए। ऐसा नहीं हो कि 1-2 बर्तन के लिए या 1-2 कपड़ों के लिए ही इनका इस्तेमाल हम करें, क्योंकि पानी तो ये उतना ही लेते हैं, उतना ही ये वेस्ट करते हैं। तो पानी की कमी को हम कैसे कम कर सकते हैं? कई उपाय हैं जिनसे उद्वाष्पन के कारण हुए जल के घाटे को कम कर सकते हैं या मिट्टी की नमी को सुधार सकते हैं। तो उद्वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण से पानी का वेस्टेज कम हो, मिट्टी में नमी बरकरार रहे, इसके लिए भी बहुत सारी तकनीक है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट तकनीक है मल्चिंग। जैविक या अकार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से मिट्टी की नमी में सुधार लाना, वाष्पीकरण की हानियों को कम करना तथा मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाना। ये मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग मतलब कि आप अपने खेतों में जब फसल लगा रहे हो तो फसल की जो मिट्टी है, जिस मिट्टी पर ये फसल लगी हुई है, उसको जैविक पदार्थों से ढक दो, पत्तियों से ढक दो, अलग अलग जैविक पदार्थों से ढक दो, ताकि मिट्टी की नमी खत्म ना हो जल्दी सूरज के तापमान की वजह से, वाष्पीकरण के माध्यम से, तो अपना पानी बच जाएगा। वृक्षों और झाड़ियों की बेल्ट हवा की गति को कम कर देती है तथा वाष्पीकरण को कम कर देती है। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि खेतों के आसपास अपने वृक्षों की बेल्ट लगा दो ताकि हवा की गति कम हो जाएगी। हवा की गति यदि कम हो जाएगी तो अपने खेत की जो नमी है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, अपना पानी बच जाएगा। वृक्ष, घास और झाड़ियां जल की तेजी को रोकता है और वर्षा के जल को मिट्टी के अंदर धंसने में सहायता करता है। तो आप बहुत सारे पेड़ लगाओ, घास लगाओ, छोटे छोटे झाड़ियां, पौधे लगाओ, जिससे क्या होगा कि यदि बारिश बहुत तेज हो गई है और पानी बहुत तेजी से बह रहा है, तो ये वृक्ष, ये झाड़ियां, ये घास क्या करेगी, उस पानी के बहाव को
थोड़ा कम कर देती है। और पानी का बहाव यदि कम हो गया तो पानी को थोड़ा रुकने का समय मिल जाएगा। पानी को रुकने का समय मिल जाएगा तो ये धीरे-धीरे टपक-टपक के माध्यम से भूमिगत जल के अंदर चला जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। तो एक तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और एक अपना जल संरक्षण हो जाएगा। समोच्च खेती करो यानी कि कंटूर फार्मिंग करो। कंटूर फार्मिंग क्या होती है? ये जो ढलान क्षेत्र है, यहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है और चूंकि पानी बहुत तेजी से बहता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, पानी को रुकने का समय नहीं मिलता है। तो आप जो पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान वाले क्षेत्र है, उसके ढलान को ऐसे काट-काट कर ऐसी सीढ़ी-नुमा आकृति में बदल दो और यहाँ पर इन सीढ़ियों के ऊपर खेती करो ताकि जल का संरक्षण हो सके। इसे हम कहते हैं कंटूर फार्मिंग। विलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन तकनीक जैसे कि आसवन है, विद्युत डायलिसिस है या उत्क्रम प्रसारण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम खारे पानी को भी साफ करके उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग। जो गंदा जल है उसको हम दोबारा प्रयोग करें ताकि नए जल का उपयोग कम हो, जल संरक्षण हो सके। अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो अपशिष्ट जल यानी कि ग्रे वाटर की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अनौपचारिक घरेलू अपशिष्ट जल अपशिष्ट के साथ संपर्क में नहीं आया है। ऐसा घरेलू अपशिष्ट जल जो कि अनौपचारिक है, जो कि अभी अपशिष्ट के साथ संपर्क में नहीं आया है, उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। इसका पुनर्चक्रण करके भी, इसका पुनः उपयोग भी करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। स्नान है, नहाने है, स्नानघर है, हाथ मुंह धोने के बेसिन है, कपड़े धोने की मशीन है, लॉन्ड्री ट्रफ धोने के ये काम आता है जिसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि जल संरक्षण के लिए कौन-कौन सी तकनीकें हैं, अलग-अलग प्रकार की कौन-कौन सी तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।